नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में सेक्स सीडी कांड को लेकर घिरे मंत्री रमेश जारकीहोली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों तुरंत कमेंट में लिखें रमेश जारकीहोली मुर्दाबाद, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि बन के हमारे ऊपर नेता बनता है, समाज से उसे सम्मान मिलता है और तमाम चीज़ें हैं, लोग उसे अपना नेता चुन लेते हैं, उसके बाद भी जब लोग इस तरीके की हरकतों में पकड़े जाते हैं तो इससे पता चलता है कि भारतीय नेताओं का सही मायने में क्या स्तर है। तो दोस्तों कमेंट में लिखे रमेश जारकीहोली मुर्दाबाद, क्योंकि सेक्स सीडी कांड को लेकर जब से घिरे हैं, इस बीच इन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर एक अच्छी बात लगी कि जैसे ही कोई नेता इस तरीके के कांड में फंसा तो तुरंत उससे उसका इस्तीफा ले लिया गया। जबकि दिल्ली दंगों में आरोपी अमानुल्लाह ने तमाम बातें जब उसके बारे में मीडिया में आ चुकी थी, तब जाके बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने उससे उसका कुछ समय के लिए उसका निलंबन मांगा। जबकि रमेश जारकीहोली ने अपने इस्तीफे में कहा है कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सच से काफ़ी दूर हैं और मैं इस मामले में निर्दोष साबित होऊंगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन नैतिक आधार पर मैं अपना इस्तीफा देता हूं। आपको बता दें कि बीते दिन ही कर्नाटक में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने रमेश जारकीहोली की एक सीडी जारी करी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मंत्री रमेश जारकीहोली ने एक महिला को नौकरी देने के नाम पर उसका यौन शोषण किया। और सीडी सामने आने के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में मानो भूचाल आ गया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से मंत्री के इस्तीफे की जो मांग करी जा रही थी, उसके बाद से कानूनी एक्शन करने को कहा जा रहा था। रमेश जारकीहोली कर्नाटक की सरकार में जल संसाधन मंत्री थे। आरोप था कि कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में महिला को नौकरी देने के नाम पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया। इससे जुड़ी सीडी को सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने जारी करी थी। इसके बाद से पूरे कर्नाटक की राजनीति में जिस तरीके का भूचाल आया है, इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उन रमेश जारकीहोली जी का इस्तीफा मांगा और तुरंत इस्तीफा टेबल पर पहुंच गया। दोस्तों, इसी बीच खबर आ रही है कि दिल्ली MCD उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को जहां 4 सीटों पर जीत मिली है, जबकि मुस्लिम बहुल सीलमपुर इलाके की चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस के हाथों आम आदमी पार्टी को उसे करारी मात खानी पड़ी है। आम आदमी पार्टी की वहां पर ज़बरदस्त हार हुई, जहां पर पिछले साल दंगे हुए थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि सीलमपुर में मुस्लिम समुदाय के केजरीवाल से दूर छिटकने के पीछे दंगे का दर्द या तबलीगी जमात के मकरज के खिलाफ लिया गया एक्शन है। इस तरीके से दिल्ली MCD उपचुनाव में सीलमपुर की सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक हाजी इशराक खान को उतारा था, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक चौधरी मतीन के बेटे जुबैर चौधरी पर नाम लगाया था। बीजेपी ने भी यहां से मुस्लिम प्रत्याशी मोहम्मद नज़ीर अंसारी को प्रत्याशी बनाया था। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए और मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए अपने सबसे विश्वसनीय और फायर ब्रिगेड नेता विधायक अमानुल्लाह खान को खास तौर से सीलमपुर चौहान बांगर इलाके में लगा रखा था। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी को मुस्लिमों की नाराज़गी झेलनी पड़ी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हाजी इशराक खान को कांग्रेस प्रत्याशी जुबैर चौधरी ने 10,642 वोटों से मात दी है। चौहान बांगर सीट पर आम आदमी पार्टी की हार ने कई बड़े अहम सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि CAA और NRC आंदोलन के बाद भी मुस्लिम समुदाय ने केजरीवाल के पक्ष में दिल्ली विधानसभा में वोटिंग करी थी। हालांकि केजरीवाल ध्रुवीकरण के डर से विधानसभा चुनाव में मुस्लिम इलाके में प्रचार करने भी नहीं गए थे। इसके बाद भी दिल्ली की सभी मुस्लिमों सीटों का 80% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था और 5 मुसलमान विधायक जीत कर आए थे। वहीं MCD के उपचुनाव में मुसलमान अब केजरीवाल से दूर होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को उपचुनावों में जिन वार्डों में जीत मिली है, उनमें कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी में अनुसूचित जाति का वोटर काफ़ी प्रभावशाली है। यहाँ दलित समुदाय ने बीजेपी के बजाय केजरीवाल की पार्टी के पक्ष में इस बार वोटिंग करी है। वहीं शालीमार बाग में झुग्गी से संबंधित वोटर ज़्यादा हैं, जबकि रोहिणी वार्ड में अनाधिकृत कॉलोनी के वोटरों ने अपनी पसंद आम आदमी पार्टी को बनाया है। लेकिन सीलमपुर में मुस्लिम समुदाय जो है वो केजरीवाल से दूर छटकता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया के मुताबिक यदि बात को माना जाए, जैसा मीडिया में बड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की जिस तरीके की छवि बनती जा रही है, वो हिंदुओं में तो अब केजरीवाल की छवि एक दोगले व्यक्ति के तौर पर बनती जा रही है। विशेषकर मुस्लिम समाज जो अभी तक भरोसा कर रहा था केजरीवाल पे, अब वो भी केजरीवाल से अब दूर होता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल इसी इलाके में जब दंगे हुए थे और उसके बाद से मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी सरकार से नाराज़ बताए जा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी की वजह दंगे के साथ साथ कोरोना काल में तबलीगी जमात और मकरज के खिलाफ केजरीवाल के द्वारा लिए गए एक्शन भी हैं। दिल्ली में दंगे के दौरान केजरीवाल का मौन रहना मुस्लिम समुदाय को रास नहीं आया है।
इसके अलावा कोरोना काल में केजरीवाल ने तबलीगी जमात के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया था और जमात से जुड़े मरीजों के लिए अलग कॉलम भी बना दिया था। लेकिन मुसलमान समाज को शायद ये बातें जो कि विशेषकर तबलीगी जमात के खिलाफ जो एक्शन है वो उन्हें कुछ ज़्यादा ही चुभ गई। सीलमपुर के उपचुनाव में कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरने के लिए दंगा और जमात को मुख्य मुद्दा बनाया था। अलका लांबा ने प्रचार करते हुए कहा कि जब आप लोगों को उनकी ज़रूरत थी तब केजरीवाल गायब थे। उन्होंने तबलीगी जमात के मकरज को महामारी कोरोना के नाम पर बदनाम करने और FIR दर्ज कराने की बात करके एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल ख़राब करने वाला बताया था। इसकी वजह से दिल्ली के बाहर दूसरे राज्यों में भी जमात के लोगों पर FIR हुई थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में जमात के खिलाफ लिए गए एक्शन को लेकर केजरीवाल के विरोध में कई कार्यक्रम करके मुसलमान को साधने का दांव चला था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुसलमान समाज को गलत चीज़ों पर उसका अपीजमेंट करके, तुष्टिकरण करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टियाँ दोनों ही जिस तरीके से सीधे सीधे नंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीलमपुर में आम आदमी पार्टी को जिताने का बीड़ा उठा रहे ओखला से विधायक अमानुतुल्लाह खान मुस्लिम समुदायों के लोगों से घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, लेकिन जितनी भी भीख मांगी वो किसी काम नहीं आई। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह तक ने पूरे इलाके में चुनाव प्रचार जाकर किया। इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय का भरोसा आम आदमी पार्टी नहीं जीत सकी और दोबारा से कांग्रेस उसकी पहली पसंद बनकर उभर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिल्ली का मुसलमान वोटर अब केजरीवाल से छिटककर वापस कांग्रेस की झोली में जाता दिख रहा है, जो केजरीवाल के लिए खासा चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। दोस्तों, इन बातों से एक बात जो बिल्कुल साफ साफ समझ में आती है कि चाहे कांग्रेस हो या आप, ये इन्हीं को कहते हैं ना कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तमाम बार इन्होंने इस तरीके की हरकतें करी हैं जिससे साफ पता चलता है कि इस देश में कुछ नेताओं को लगता है कि तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करे बिना इस देश में जीता नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहां सबका विकास और सबका साथ सबका विकास के नारे पे चुनाव जीता ही नहीं, बल्कि बहुमत से अपनी सरकार बनाई, वो भी एक नहीं 2-2 बार, केंद्र में भी और तमाम बड़े बड़े राज्यों में भी। अब दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जाते जाते सोच रहा हूँ आपको बता ही दूँ, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है सुनकर आपका भी सीना फूलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले हफ्ते ही श्रीलंका के दो दिवसीय दौरे पर गए थे, तो भारत श्रीलंका संबंधों को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठने लगे। अब ऐसे में पाकिस्तान की सरकार ने श्रीलंका से कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान वहां की संसद को संबोधित करना चाहते हैं। श्रीलंका ने शुरू में इसे मान भी लिया था, लेकिन बाद में श्रीलंका को लगा कि कहीं इमरान खान अपनी संसद में कश्मीर का मुद्दा ना उठा दे। श्रीलंका को डर था कि इससे श्रीलंका के भारत से संबंध और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि 1 महीने पहले ही श्रीलंका ने भारत और जापान को अपने एक अहम प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। तो और उसके बाद अगर इस तरीके की हरकत होती तो भारत के श्रीलंका संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते, क्योंकि श्रीलंका के लिए भारत बेहद अहम देश है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी श्रीलंका के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। श्रीलंका का करीबी जो है चीन भी है, और पाकिस्तान चीन की दुनिया पूरी दोस्ती की जो दोस्ती है पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में इमरान खान के दौरे को भी चीन की छाया में ही देखा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने श्रीलंका से चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना CPEC में भी शामिल होने की अपील करी, जबकि भारत इस परियोजना का विरोध करता रहा है। ऐसे में श्रीलंका के लिए चीन, पाकिस्तान और भारत तीनों देशों के हितों को एक साथ साधना आसान नहीं होता, लेकिन मंगलवार को श्रीलंका ने ऐसी एक कोशिश करी और जिस प्रोजेक्ट से भारत जापान को बाहर किया था उसके एक विकल्प के तौर पर दोनों देशों को नया ऑफर दिया। श्रीलंका ने मंगलवार को कहा है कि वो कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का भारत और का जो विकास है वो भारत और जापान के साथ मिलकर करेगा। 1 महीने पहले राजपक्षे सरकार ने देश की अहम राष्ट्रीय संपत्तियों में विदेशी दखल के प्रतिरोध का हवाला देते हुए भारत और जापान को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए करे गए समझौते से बाहर कर दिया था। दोस्तों, जिस तरीके से अब ये बातें सामने आ रही हैं उनसे एक बात तो पता चलती है कि वर्तमान सरकार की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो इतनी प्रभावशाली है कि सभी देश चाहे अपने हितों को साधें ना साधें, लेकिन भारत के हितों को बिगाड़ने की कोशिश करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचते हैं दोस्तों। तो यही आज का बदला हुआ भारत है, और इस बदले भारत का जो प्रभुत्व है आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अगर आप भी हमारे साथ देशभक्ति की इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हर खबर से जुड़ते जाइए। अभी के लिए खाली इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।